हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि मानव के कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित होता है और ये मानव के अधिकार के संरक्षण के लिए इसे बनाया जाता है। मानवाधिकार क्या होता है? ये दो शब्दों के मेल से बना है, मानव जमा अधिकार, यानी मानव के अधिकार। अब पढ़ लेते हैं मानवाधिकार के बारे में। ये मानव के जन्मजात अधिकार है, मतलब मनुष्य के जन्म होते ये अधिकार मिल जाते हैं और व्यक्ति की आयु, धर्म, भाषा, मूल निवास का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी भाषा बोलता हो और किसी भी देश का हो, इन चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सभी के लिए समान है, मतलब हर व्यक्ति के लिए ये समान है। ये सभी के लिए समान है और सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सबसे पहले इसकी घोषणा हुई थी। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के विषय में। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ये कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक क्या होता है? जो संविधान की मूल प्रति में नहीं होता। और क्या है ये? वैधानिक संस्था। वैधानिक क्या होता है? जो कोई संसद द्वारा अधिनियम पास करके बनाया जाए उसे हम वैधानिक कहते हैं। तो ये कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था। ये कौन से अधिनियम के तहत बनी थी? ये 1993 अधिनियम के तहत बनी थी। क्या अधिनियम है ये? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये धारा 3 में है और केंद्र सरकार द्वारा गठित है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, ठीक है। और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय संस्था कैसे हैं। तो इसकी सदस्य संख्या है 13। इन 13 में एक अध्यक्ष, 5 स्थायी सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष कौन हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है। ये वर्तमान में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त भी हो सकता है, लेकिन कई बार जो मुख्य जज है वो मना कर देते थे। तो इससे क्या हुआ कि 2019 में एक संशोधन हुआ और उसमें ये भी रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य जज मना कर दे तो अन्य जज भी इसमें कार्यरत हो सकते हैं, चाहे वो कार्यरत हैं या फिर वो सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके स्थायी सदस्यों के बारे में। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। और इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है, मतलब निर्वाचन के तहत जो है इन सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसमें कौन कौन शामिल है? एक सुप्रीम कोर्ट का जज, वो वर्तमान में कार्यरत हो सकता है या वो सेवानिवृत्त भी हो सकता है। हाई कोर्ट का मुख्य जज, ठीक है। 3 होते हैं इसमें मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं वो। लेकिन इन 3 में क्या है कि इसमें एक महिला होनी अनिवार्य है। ये कब लागू किया गया? ये 2019 के संशोधन के बाद लागू किया गया। आइए अब जानते हैं इस आयोग के पदेन सदस्यों के विषय में। ये संख्या में 7 होते हैं और ये पदेन क्या होता है? पद पर बने हुए सदस्य। अब पद पर कौन बने होंगे? देखिए, जो विभिन्न आयोग हैं जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब ये अध्यक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी बदलता है वो ऑटोमेटिक इनका सदस्य हो जाता है। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। ये मेनली कौन होते हैं? ये वो आयोग हैं जिनके अंदर मानव अधिकारों का हनन होने की ज़्यादा आशंका होती है। ये कौन कौन से आयोग हैं? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और 2019 के संशोधन के बाद इसमें 3 आयोग और जोड़े गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और दिव्यांगों के मुख्य आयुक्त, बाल संरक्षण अधिनियम आयोग के अध्यक्ष। मतलब इन सभी जितने भी ये आयोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के अध्यक्ष जो हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। आपने अब ये सारे आयोग देखे, इसके अध्यक्ष देखे जो इसके पदेन सदस्य होते हैं, और आपको पता ही चल गया होगा कि कौन कौन से आयोग हैं जिनमें मानव अधिकारों का हनन ज़्यादा होने की आशंका रहती है। देख लो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और जो है बाल संरक्षण यानी छोटे बच्चे, इन्हीं के ऊपर ऐसा ज़्यादा होता है कि इनके अधिकारों का हनन होने की जो है आशंका ज़्यादा बनी रहती है। आइए अब जान लेते हैं इसके सचिव के बारे में।
देखिए, जो सचिव होता है वो अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। ये सचिव जो है इसके ना अध्यक्ष होता है और ना सदस्य होता है, इसका पद अलग से होता है। ये काम करता है अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है, 2019 का संशोधन जो हुआ था उसमें इसको कुछ प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई। अब पढ़ते हैं कि इस अध्यक्ष की और जो ये इसके सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा। मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है और उसकी सलाह पर क्या होता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। देखिए, इस जो उच्च स्तरीय जो समिति है इसके 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहले नंबर पे आता है प्रधानमंत्री, जो कि इसका अध्यक्ष होता है। दूसरा जो सदस्य है वो आता है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। तीसरा जो इसका सदस्य होता है वो होता है लोकसभा विपक्ष का नेता। ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर विपक्ष ना हो तो दूसरी जो भी बड़ी पार्टी है उसका नेता हो सकता है। चौथे नंबर पे कौन आता है? राज्यसभा विपक्ष का नेता। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता इसमें शामिल हैं। ठीक है, फिर राज्यसभा का उपसभापति। यहाँ पे आपको बताया था लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का क्या है? अध्यक्ष नहीं होता, इसका कौन होता है? उपसभापति। और जो लास्ट है वो क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री है तो गृह मंत्री साथ ही होगा, तो इसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री इसका सदस्य है। देखिए, जो ये 6 सदस्य हैं इस समिति के, इनके द्वारा ही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अब जान लेते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। इसका जो कार्यकाल है वो अधिनियम धारा 6 के अंदर है। ये क्या है कार्यकाल? या तो पहले 5 वर्ष पूरे हो या फिर 70 वर्ष का वह व्यक्ति हो चुका हो। मतलब अगर आयु 70 वर्ष पूरी पहले करता है तो इसके अनुसार, वरना जो है 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। जो भी पहले पूर्ण होता है वही कार्यकाल माना जाएगा। नोट देखिए इसका क्या है कि जो एक सदस्य की पुनः नियुक्ति हो सकती है, यानी जो सदस्य हैं इस आयोग के अंदर उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष है उसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या कहा इन्होंने? जो इस आयोग से सेवानिवृत्त होते हैं, चाहे वो सदस्य हैं चाहे वो अध्यक्ष है, सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन नियोजित नहीं हो सकते। मतलब दोबारा से सरकारी नौकरी में वो दोबारा नहीं लग सकते। ठीक है, इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। अब आता है पद से हटाना या त्यागपत्र। अधिनियम की जो धारा 5 है उसके अंदर जो है इसमें हटाने के बारे में बता रखा है, त्यागपत्र के विषय में बता रखा है कि इसमें क्या होता है कि जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनको हटाने का प्रावधान दिया गया है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। कैसे हटाता है? या तो उनमें वो कार्य करने की क्षमता ना हो या फिर उन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया हो। ठीक है, तो अगर उनका जो कदाचार है वो साबित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाता है। अब पढ़ लेते हैं इसके कार्य। अधिनियम की धारा 12 के अंदर इसके कार्यों का वर्णन दिया गया है। इसमें क्या कार्य करता है? ये जो मानवाधिकार आयोग है वो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। जहाँ जहाँ मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है वो आयोग उसकी जांच करता है। दूसरा क्या करता है कि जो मानव अधिकारों के नए नए शोध होते हैं उनकी जो शोध करने का जो कार्य है वो भी यही आयोग करता है। आगे है केंद्र राज्य किसी भी विषय पर रिपोर्ट मांग सकता है। वह मानवाधिकार के मामले में केंद्र और राज्य किसी से भी रिपोर्ट मांग सकता है और उसकी जांच कर सकता है। मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना। जितने भी सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, विदेशों में जितने भी सम्मेलन होते हैं किस विषय पर? मानव अधिकारों के विषय में, उनमें भी ये मानव अधिकार आयोग भाग लेता है। आगे है लोक सेवक द्वारा उल्लंघन की जांच। अगर कोई बड़ा अधिकारी भी मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसकी भी जांच की जाती है इस आयोग के द्वारा। आगे जो छठा पॉइंट है वो क्या है कि ये राज्य सरकार से अनुमति लेके जेल का निरीक्षण कर सकते हैं कि कैदियों के साथ कहीं बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा। उपचार सुधार गृह, जो सुधार गृह हैं जहाँ पर बच्चे भेजे जाते हैं 18 साल से नीचे वाले, वहाँ की भी जांच कर सकता है कि कहीं पर जो है उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। ठीक है, आगे क्या कार्य करता है? ये मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन और संस्थाओं को प्रेरित
करना। ठीक है, ये क्या करता है कि जो मानव अधिकारों से संबंधित, चाहे वो सरकारी ना हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, उनको वो मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी और किस प्रकार की संस्था है, क्या ये न्यायिक संस्था है, क्या ये स्वतंत्र संस्था है? तो हाँ, ये न्यायिक संस्था है, लेकिन ये अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, और ये स्वतंत्र संस्था है। अर्ध न्यायिक क्यों है ये? क्योंकि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। किसकी? सिविल न्यायालय की। इसको जो है दांडिक मामलों की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, और ये किसके तहत है? ये इसको मिली हुई है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और जो दूसरा है कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, तो ये है अरुण कुमार मिश्रा। अब पढ़ लेते हैं मानवाधिकार आयोग की सीमाएं। सीमाएं क्या हैं कि आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाएं सलाहकारी हैं, मतलब जो भी वो बात बताता है वो केवल सलाहकारी है, किसी पे बाध्यकारी नहीं है। आयोग जो है किसी भी व्यक्ति को ना तो दंड दे सकता है और ना ही किसी की आर्थिक मदद कर सकता है। दूसरी जो सीमा वो क्या है कि सरकार पर यह सलाह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, परंतु सरकार 1 महीने में आयोग को मुद्दे पर कार्रवाई किस प्रकार करनी है सूचित करती है। मतलब वैसे तो बाध्यकारी नहीं, कितने दिन में ही सरकार बताई, बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार 1 महीने में बता देती है कि आयोग को जो है इस मुद्दे पर कैसे जांच करनी है। आगे क्या है कि आयोग सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकार की जांच नहीं कर सकता, मतलब अपने तरीके से वो जो है जांच कर सकता है, सेना को लेकर वो किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। आगे क्या है, 1 वर्ष से अधिक समय में घटित जांच अधिकृत नहीं है। अगर किसी भी मुद्दे को, किसी भी चीज़ को 1 वर्ष हो जाता है, 1 वर्ष से ज़्यादा समय होने के बाद उस मामले की जांच नहीं कर सकते। ये जो है मानवाधिकार के आयोग के जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर हो जाता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।